जय हिंद दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे जो जीवाणु कोशिका होती हैं यानी जो बैक्टीरिया हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और यह जो बैक्टीरिया होते हैं किस तरह से हमें जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को लाभ पहुंचा के एक इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। इसको हम लोग एक एक करके पूरा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों कोई दूसरी बात नहीं होगी, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का जो हमारे जीवन में लाभदायक महत्व है, इसमें सबसे पहला जो महत्व है उसको हम लोग देखते हैं। पहला महत्व है इसका कृषि में यानी एग्रीकल्चर में। जैसे हम खेती करते हैं, खेती में यानी धान की फसल उगाते हैं, गेहूं की उगाते हैं, मक्का की, बाजार की, सब्जी की या आप फलों की खेती करते हैं, तो इसमें जीवाणु जो होते हैं पौधों के लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो जो दो ऐसे जीवाणु हैं जिसका नाम आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, जिसमें पहले का नाम है एजिटोबैक्टर और दूसरे का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। इसको आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादातर पूछे जाने वाले यह आपके क्वेश्चन है। तो यह दोनों आपके जो जीवाणु यानी एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, यह दोनों जो आपके जीवाणु हैं यह वातावरण से यानी इस हवा से, जो हवा में उपस्थित जो 78% नाइट्रोजन है, यानी हवा में जो आपका नाइट्रोजन है 78% है, तो उसमें से कुछ नाइट्रोजन को ये अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद यह क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और वही जो आपका नाइट्रोजन यौगिक होता है पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। यानी नाइट्रोजन यौगिक जो होता है पौधों को पोषक प्रदान करता है। जैसे आप देखते हैं कि यूरिया खाद या फसल में हमेशा डालते हैं, 1-1.5 महीने के बाद आप यूरिया खाद को जरूर छिड़कते हैं फसल में। तो यूरिया में मुख्य रूप से जो ज़्यादा मात्रा होती है उसमें नाइट्रोजन की ही तो मात्रा होती है, और उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित करके यूरिया के फार्म में खेत में छिड़काव किया जाता है, जिससे यूरिया खाद के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिल जाती है और आपका धान या गेहूं या सब्जी एक हरा हो जाता है और जल्दी से बढ़ने लगता है। जैसे आप कहेंगे कि खेत में बहुत धान हमारा पीला हो रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप यूरिया का छिड़काव जरूर करते हैं, हर 2-3 महीने में यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो नाइट्रोजन मिलता ही मिलता है, परंतु जो मृदा में, जो मिट्टी में या जो इन पेड़ पौधों के अंदर जो आपके एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, ये दो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, यह बैक्टीरिया नाइट्रोजन यौगिक, ये जो बैक्टीरिया मुख्य रूप से मिट्टी में ही पाए जाते हैं। और जो मिट्टी में पाए जाते हैं ऊपर से जो आपका नाइट्रोजन होता है उसे अवशोषित करते हैं और इस नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे फसल में यानी खेत में फसल लगाए जाते हैं, धान गेहूं जो भी फसल है उसकी उर्वरता बढ़ती है, यानी वो अच्छे से ग्रोथ करता है। अब जो आपका नेक्स्ट है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दलहनी पौधे होते हैं मुख्य रूप से, जैसे आपकी अरहर की, आपकी मटर की हो गया, और जो आपके जितने भी दलहनी फसल है जैसे चना वगैरह हो गया, उन सभी फसलों के जो जड़ होते हैं, जो पेड़ होता है उसके जड़ में आप देखेंगे छोटे छोटे गांठ होते हैं। वो गांठ किस लिए होते हैं इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके आप कभी अरहर के पेड़ को उखाड़ के देखिएगा, या जो आपके मसूर का पेड़ है, या आप बरसीन देखिएगा, बरसीन को भी निकाल के देखिएगा। बरसीन के नीचे आप देखेंगे इस तरह का छोटे छोटे गांठ बने होते हैं। वो गांठ क्यों होते हैं और उनका फायदा क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से इन गांठों में यानी जो आपके दलहनी फसल वाले जो पौधे होते हैं, उन पौधे के जो गांठ होते हैं उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से क्या करता है, यह नाइट्रोजन का एबी फिक्सेशन करता है। जो लिग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, लिग्यूमिनेसी कुल में जो दलहनी और तिलहनी जो फसल आते हैं वो सारे आते हैं। तिलहनी में आपका जो सरसों है, सरसों के भी जड़ में आपको इस तरह की छोटी छोटी गांठें देखने को मिलेगी। तो जो आपके यह राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, एक बार और आप समझ लीजिए, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जो बैक्टीरिया है जो मुख्य रूप से लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और जब यह बैक्टीरिया पौधों की जड़ में यानी पौधे के शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करके सीधे उसके जड़ में जाता है। जड़ में जो आपके कॉर्टेक्स होते हैं, जब मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कॉर्टेक्स क्या होते हैं। तो कॉर्टेक्स को विस्तारित करते हैं, उसमें संक्रमण करते हैं, जिस वजह से कॉर्टेक्स फूलने लगता है और उसकी जड़ में गांठ बन जाती है। अब जो गांठ बन जाती है, इस गांठ में एक लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो गांठ होती है उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन गांठ को लाल रंग प्रदान करता है, यानी
आपका रेड कलर हो जाता है, यानी ऐसी गांठें जिसमें रेड कलर नहीं रहेगा वो गांठें में यह बैक्टीरिया नहीं पाई जाएंगी और आपका फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो जो आपके जड़ों की गांठों में जो आपका लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन आपके उपस्थित होते हैं उसी नाइट्रोजन को यह अवशोषित करता है पत्तियों के माध्यम से। जो पेड़ है, पेड़ भी तो आपके ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, कुछ नाइट्रोजन भी ले रहे हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के भरोसे जीवित रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण करते हैं, अन्य भी जो गैसें हैं उसे भी ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारा फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा उसमें से फिल्ट्रेशन करता है और केवल आपके जो ऑक्सीजन है उसे ही अंदर आपको जाने देता है, जो हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचती है। लेकिन नाइट्रोजन को फेफड़ा छान के फिर बाहर निकाल देता है। ठीक इसी प्रकार से जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन होता है, जो भी वातावरण में जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसी हिसाब से पौधे भी वातावरण से गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी लेता है और यह नाइट्रोजन पौधों के माध्यम से नीचे चला जाता है, जमीन में, यह जड़ों में चला जाता है और उस जड़ में उपस्थित आपका राइजोबियम लिग्नोसेरम नामक जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। इसके बदले में क्या होता है, जब नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करेगा तो पौधों को अच्छी उर्वरता मिलती है, यानी उसे अच्छी पोषक तत्व मिलता है और उस पोषक तत्व के आधार पे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुआ होगा, अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको आपका ये एजिटोबैक्टर है बैक्टीरिया और क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो आपके नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं, जो कि आपकी मृदा में यानी मिट्टी में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया है, यह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो आपके नाइट्रोजन होते हैं। जब जड़ में पाया जाएगा तो एक गांठ जो बनती है, उस गांठ में लेग हीमोग्लोबिन होता है और इसी के वजह से नाइट्रोजन यौगिक में यानी फिक्सेशन होता है। अगर इस गांठ में आपका लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा और गांठ जो है आपकी रेड कलर की नहीं होगी। अब जो आपका नेक्स्ट है नाइट्रिकारी बैक्टीरिया यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, यह जो बैक्टीरिया होती है जो अमोनिया होता है, जैसे अमोनिया जो होता है, जैसे आप यूरिया जो है वो अमोनिया से ही बनता है, तो यूरियम आपका अमोनिया भी होता है। तो जो आपका अमोनिया होता है उसको नाइट्राइट में पहले परिवर्तित करता है, फिर नाइट्राइट के बाद इसे नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। तो जो आपका अमोनिया है, अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने के लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, यह दो बैक्टीरिया इसमें उपयोगी होती हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने के लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस नामक यह दो जो बैक्टीरिया हैं अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करती हैं। अब क्या हुआ, जो आपका नाइट्राइट है इसे नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, जिसे परिवर्तित करने के लिए नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया यूज होता है। यानी नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है और यही जो आपका नाइट्रेट है, यही नाइट्रेट पौधों के लिए उपयोगी होता है। ये तो आपकी दूसरी। अब जो आपका तीसरा फायदा है, किसका फायदा, बैक्टीरिया का फायदा। तो तीसरा में आपका मृत पौधों और जीव जंतुओं को सड़ना। अब समझिए, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, आप बहुत सारे रोड पे देखे होंगे 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो आपको रोड पे या रोड के किनारे आसपास में कहीं ना कहीं आपको कोई जानवर मरा हुआ मिल जाएगा। वो कैसे मरते हैं, रोड पे गाड़ी खूब स्पीड से चल रही है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, रोड को क्रॉस कर रहा है, देख नहीं पाया, तब ले गाड़ी आई उसको उड़ा दी और बेचारी की मौत हो जाती है। या आप लोग देखे होंगे आपके गांव के तालाब वगैरह के आसपास बहुत सारे जानवर मरे रहते हैं। जैसे मान लीजिए तालाब है, छोटे से गड्ढा है, उसमें बरसात हुआ, पानी भर गया और उसमें मछली कहीं से आ गई, धीरे धीरे पानी सूख जाता है तो मछलियां मर जाती हैं। अब मछली जो मरी रहती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आप देखते हैं कि मछली वहाँ ख़त्म हो जाती है, उसका शरीर रहता ही नहीं है। तो कैसे होता है, अगर मछली ख़त्म नहीं होगी तो वहाँ पे प्रदूषण होगा और लंबे समय तक प्रदूषण फैलता रहेगा, जिससे बदबू आएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो किस वजह से होता है, कैसे ये सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, इसको आप लोग समझिए। तो जो मृत जीव जंतु होते हैं, अगर उसे आप दफनाते नहीं हैं, उसे आप जलाते नहीं हैं, तो अपने आप कैसे डिकम्पोज होते हैं, इसको आपको समझना होगा। तो मृत पौधों और जीव जंतुओं को सड़ाने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें आपका बैसिलस माइकोइड्स है,
बैसिलस रिमोसस है, बैसिलस वल्गेरिस है, इसके अलावा अन्य सारे भी ये बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो मृत जीव जंतु होते हैं, जो लकड़ी ज़मीन पे काफ़ी लंबे समय तक पड़ी रहती है, उन सभी को ये डीकम्पोस्ट करते हैं, यानी उन्हें खाते हैं और धीरे धीरे इन्हें तोड़ते हैं और धीरे धीरे तोड़ते हुए खाते हुए इसको ख़त्म कर देते हैं। और ख़त्म करने के फलस्वरूप जब ये ख़त्म करते हैं तो इसमें किस में परिवर्तित होता है, पहले तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन सल्फेट में बदल जाता है। और यह जो आपकी होती है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, यानी भूमि जो आपकी मिट्टी है वो उर्वरा होती है, जिससे आपका फसल अच्छा होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपके घर में गाय है, भैंस है, तो जो आपका गोबर होता है, गोबर को क्या करते हैं, लंबे समय तक आप एक ढेर बना के उस पर रखते हैं। जब 2 साल भर 6 महीना हो जाता है, जब उसको खोद के टाली पे लाद के खेत में ले जाते हैं फैलाने, तो जैसे पहले ताज़ा गोबर जो होता था वो तो आपका दूसरे टाइप का होगा, लेकिन जो गोबर सड़ जाता है वो देखते हैं कि कितना भुरभुरा हो जाता है, मिट्टी की तरह हो जाता है। तो वही गोबर आपका उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ाता है। इसी तरह जो आपकी यह बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रिमोसस, बैसिलस वल्गेरिस, इसके अलावा अन्य सारे भी बैक्टीरिया हैं। तो यह बैक्टीरिया जीव जंतुओं को, मृत जीव जंतुओं को सड़ा देते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं, उसे डीकम्पोस्ट तोड़ मरोड़ के उसे ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पे ये सड़े गले रहते हैं वहाँ के जगहों पे उर्वरा शक्ति आपकी अधिक हो जाती है। अब जो आपका नेक्स्ट है सल्फर जीवाणु। कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। अब यह सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं और कैसे फ़ायदा करते हैं, तो जो आपके सल्फर बैक्टीरिया हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जो मृदा में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जो मिट्टी में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसे सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यह लवणों से अपक्रिया करके उर्वरा में बदल जाता है, यानी खाद में बदल जाता है, और यह खाद हमारे फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इसे बदलने के लिए थियोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। ये थियोबैसिलस बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलता है, और यह सल्फ्यूरिक अम्ल लवणों से, यानी जो नमक होते हैं, जो लवण होते हैं, उनसे अपक्रिया करके उर्वरता यानी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है सिरका उद्योग में, विनेगर उद्योग में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी सिरका बनाने के लिए। तो सिरका कैसे बनाया जाता है, जो आपका शुगर है, शुगर का एक सॉल्यूशन यानी घोल होता है, यानी जैसे चीनी का आप शरबत बना देते हैं, तो शुगर कई तरह के होते हैं। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा। तो जो आपका शुगर है यानी शर्करा का घोल बनाते हैं, और इस शर्करा के घोल को एसिटोबैक्टर एसिटी नामक एक बैक्टीरिया है, उसमें यह बैक्टीरिया पनप जाती है या उसे बाहर से डाल दिया जाता है, और इसे फ्रेगमेंटेशन यानी किण्वन करके सिरका यानी विनेगर बना देता है, जिसका औद्योगिकरण के रूप में उपयोग होता है। यह आपका कृषि में नहीं उपयोग होता है, सिरका आपका इंडस्ट्रियल में उपयोग होता है। तो सिरका बनाने के लिए आपको सबसे पहले शुगर का सॉल्यूशन लेना होगा, यानी शर्करा का घोल लेना होगा। क्या बनाने के लिए, सिरका बनाने के लिए, सॉरी मैंने शर्करा बोल दिया था। तो सिरका बनाने के लिए आपका शर्करा का घोल लेना होगा, और यह शर्करा के घोल में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जो बैक्टीरिया होते हैं उसे उसमें डाल दिया जाता है, और यह जो आपकी एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है किण्वन के द्वारा सिरका यानी विनेगर बना देते हैं। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। दोस्तों, जीवाणुओं का जो आपका नेक्स्ट लाभ है, तो डेयरी उद्योग में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, और इन्हीं के मदद से किस्म किस्म की मिठाइयाँ बनाई गई, दूध से अलग अलग प्रोडक्ट निकाले गए। तो जीवाणुओं का इतना ज़्यादा उपयोग होने लगा, जिसके वजह से वैज्ञानिकों ने एक नई शाखा का गठन किया, जिसका नाम है डेयरी बैक्टीरियोलॉजी यानी डेयरी जीवाणु विज्ञान। इसी के अंतर्गत डेयरी उद्योग को चलाया जाता है, और जितने भी जीवाणु उपयोग किए जाते हैं डेयरी उद्योग में, इनके अध्ययन के लिए जो शाखा बनी है वही आपकी डेयरी बैक्टीरियोलॉजी है। तो जो दूध होते हैं इनसे आपका दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ बनती हैं। तो किस तरह से बनती हैं और किन बैक्टीरिया का उपयोग होता है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो आपका दूध है, दूध के बारे में कुछ आपको जानना जरूरी है। तो दूध आप जब पीते हैं तो आपको हल्का हल्का सा मिठास लगता होगा। वह मिठास कैसे लगता है और क्यों लगता है, आपने कभी सोचा है? मिठास इसलिए लगता है क्योंकि दूध में एक शुगर पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज शुगर। यह लैक्टोज शुगर की ही वजह से आपको दूध हल्का हल्का सा मिठास लगता है। तो जो लैक्टोज शुगर होता है, जब यह लैक्टिक एसिड में बदल जाता है तभी जाकर आपका दूध खट्टा होता है और दूध फट
जाता है। अब यह किस लिए होता है? क्योंकि आप कई दिनों तक दूध रखे हैं, उसको आप गर्म नहीं करते हैं, और जब आप गर्म नहीं करते हैं तो उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होती हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, वो मरते नहीं हैं। इसलिए जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, यह दोनों जो बैक्टीरिया हैं लैक्टोज शुगर का फ्रेगमेंटेशन यानी किण्वन करते हैं, और किण्वन करने के फलस्वरूप लैक्टोज शुगर जो आपका है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसी वजह से दूध खट्टा हो जाता है और इसी वजह से दूध आपका फट जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दूध क्यों फटता है। तो दूध फटने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, यह दोनों बैक्टीरिया आपके जिम्मेदार हैं। अब समझिए कि दूध आपका दही में कैसे परिवर्तित हो जाता है। आप दही कैसे बना लेते हैं दूध से, इसमें भी बैक्टीरिया का खेल है। लेकिन दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन। यही कारण है, केसिन प्रोटीन की वजह से दूध दही में परिवर्तित होता है। तो इसको परिवर्तित करने के लिए कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया। यह दोनों बैक्टीरिया में से कोई एक बैक्टीरिया या दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन होता है, वह केसिन प्रोटीन को यह दोनों बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, यह दोनों बैक्टीरिया केसिन प्रोटीन के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों को बूंद के रूप में एकत्रित कर देते हैं। और जब एकत्रित कर देते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी दूध है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आपको अलग से बैक्टीरिया डालना जरूरी होता है, जिसके लिए आप एक जोरन लाते हैं, यानी दूध का दही का छोटा सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आप उस दूध में डाल देते हैं, और वह दूध में दही में उपस्थित जो पहले से बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन यानी अपनी संख्या बढ़ा के खूब संख्या बढ़ा देते हैं, और संख्या बढ़ाने के फलस्वरूप केसिन प्रोटीन को एक बूंद के रूप में एकत्रित कर देते हैं। इस वजह से दूध से दही बनता है। अब बात करते हैं हम लोग दूध से पनीर कैसे बनता है। अब दूध से पनीर बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो दूध को गर्म करते हैं और उसमें आप पनीर का पानी डाल देते हैं, दूध फट जाता है, उसमें जो पनीर वाले मलाई वाली सामान रहती है उसको आप छान के निकाल लेते हैं। तो ये कैसे होता है, दूध में जो आपके लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है, इसी बैक्टीरिया की वजह से दूध को पनीर में बदल दिया जाता है। अब मक्खन आप कैसे प्राप्त करते हैं, तो मक्खन प्राप्त करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। यह जो बैक्टीरिया है यह मक्खन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी की वजह से मक्खन मिलता है, हमें दही से मक्खन प्राप्त होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं। यानी स्टेरिलाइजेशन जो है, जैसे आप कोरोना काल में सैनिटाइज खरीदते थे और हाथ में लगाते थे, कहते थे सैनिटाइजेशन हो गया, आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। सैनिटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कुछ स्थानों से वायरस को पूर्ण रूप से खत्म करने की क्रिया को सैनिटाइजेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को पूर्णतः रूप से एकदम खत्म करने की यानी उन्हें मार देने की जो क्रिया होता है उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि जो दूध है, आप लोग दुकान से पैकेट वाला दूध खरीद के लाते हैं, दुकानदार 2 दिन 3 दिन 4 दिन पैकेट का दूध रखे रहता है और दूध फटता क्यों नहीं है, जबकि आप घर में 2 ही दिन रख देते हैं या 1 ही दिन रख देते हैं तब भी आपका दूध फट जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो दूध को कई दिनों तक प्रिजर्वेशन करने के लिए यानी कई दिनों तक सुरक्षित करने के लिए एक क्रिया का निर्माण किया गया, एक क्रिया की खोज की गई जिसका नाम है पाश्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण। तो इस पाश्चुरीकरण का खोज लुई पाश्चर साहब ने इसकी खोज की थी, यानी पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया होती हैं दूध में उपस्थित, जो लैक्टिक बैक्टीरिया होती हैं, सम्मिलित रूप से लैक्टिक बैक्टीरिया कहा जाता है, इन्हीं बैक्टीरिया के ज़्यादा बढ़ जाने से, इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाने से ही दूध फटता है। तो क्या किया जाता है कि इन बैक्टीरिया की संख्या को कम कर दिया जाए या बैक्टीरिया को ऐसा इंजेक्शन दिया जाए कि बैक्टीरिया सो जाए, बेहोश हो जाए, लेकिन उसमें बना रहे, मरे भी ना, अभी होश रहे, फिर बाद में जगे, काफ़ी लंबा समय के बाद जगेगा। तो फिर क्या होगा, जैसे आपको कोई चोट वोट लगा है या आप कहीं झगड़ा किए हैं, आपको कोई ला के बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, 2 दिन आप सोए रहेंगे तो झगड़ा ऐसे समाप्त हो जाएगा, आप झगड़ा ही नहीं कर पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से बैक्टीरिया को सुला दिया जाता है। तो सुलाने के लिए पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसकी खोज लुई पाश्चर साहब ने किया था। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले दूध को 71 डिग्री
जो 71 डिग्री टेम्परेचर है, इस तापमान पे दूध को 15 सेकेंड तक गर्म किया जाए, या 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पे, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे दूध को 30 मिनट तक लगातार गर्म किया जाए। इसी तापमान पे दूध को अगर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को लगातार गर्म किया जाता है तो जो दूध में उपस्थित लैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं वह लैक्टिक बैक्टीरिया सुप्त हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, यानी मरते भी नहीं हैं लेकिन बेहोश हो जाते हैं और अपनी संख्या भी नहीं बढ़ा पाते हैं। और जब इतना डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म करेंगे तो दूध में उपस्थित जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अब क्या होता है, लेकिन जो जीवाणु होते हैं उनके जो लैक्टिक जीवाणु होते हैं उनके जो स्पोर जो बीजाणु होते हैं वो मरते नहीं हैं, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो इस तरह से उनको पास्चुराइजेशन की क्रिया यही है, यानी जब दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक या 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इसको आप पैकेट में भर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जब दुकानदार आपको दूध देता है, खरीदने जाते हैं, तो पैकेट वाला दूध वो फ्रिज में क्यों रखता है? फ्रिज में रखने की वजह क्या है? फ्रिज में अगर नहीं रखता है तो अभी दूध जो है वो जल्द खट्टा हो जाएगा, जल्द फट जाएगा। ऐसा नहीं है कि पास्चुराइजेशन आप कर देंगे तो आपका दूध कई महीनों तक नहीं फटेगा, लेकिन उसको फटने में आपके ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जो दूध होते हैं उसे जब दुकानदार ले आता है तो उसे -10 डिग्री सेल्सियस पे रखता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता है। तो क्या होता है, उसमें जो उपस्थित बैक्टीरिया जो सोए हुए हैं, जो बेचारे बेहोश हो गए हैं, वो जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं करेंगे तो जल्दी से दूध खट्टा नहीं होगा। और इसी के अलावा उन्हें इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के फ्रीजिंग कर दिया जाता है, फ्रीजिंग उन्हें जमा दिया जाता है, उन बैक्टीरियाओं को जमा दिया जाता है जिससे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और आपका जो पैकेट का दूध है कई हफ्तों तक, लगभग महीनों तक आपका दूध चल जाता है। अब तो आप देखे होंगे, एक जैसे आपका आता है मैंगो फ्रूटी इतना बड़ा, उतना बड़ा आपका एक दूध का पैकेट आता है जो लगभग आपका 3 महीने समथिंग चलता है, वो फटता नहीं है। तो इस तरह से दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग और उपयोग देखते हैं कि बैक्टीरिया का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जो बैक्टीरिया है इसमें जो आपका नेक्स्ट उपयोग है एल्कोहल एसीटोन। एल्कोहल यानी जो शराब होते हैं, और जो एसीटोन है यह भी आपकी एक शराब की ही कैटेगरी है, परंतु इसका उपयोग पीने के रूप में नहीं किया जाता है। लेकिन जो आपका एल्कोहल में जो एथिल एल्कोहल है इसी का उपयोग पीने के रूप में किया जाता है। तो जो एल्कोहल है इसे प्राप्त करने के लिए जो बैक्टीरिया का उपयोग होता है तो यह क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया के मदद से एल्कोहल और एसीटोन बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो शुगर का घोल है, यानी जो शर्करा का घोल है, जो शर्करा है उसका एक घोल बनाया जाता है, यानी चीनी का, मान लीजिए चीनी भी आपकी एक प्रकार की शुगर है, तो उस शुगर का एक घोल बनाया जाता है और उस घोल के में क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम नामक बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है और यह बैक्टीरिया इस घोल को एल्कोहल और एसीटोन में परिवर्तित कर देता है। अब जो आपका नेक्स्ट है वह तंबाकू उद्योग में जो सुरती खाते हैं, यानी जो खैनी है। अब भाई खैनी का टेस्ट कैसा होता है, जो खाएगा वही बता पाएगा कि कौन सी खैनी अच्छी है, कौन सी खैनी नहीं अच्छी है। लेकिन इसका भी उपयोग जो बैक्टीरिया है इस उद्योग में, तंबाकू उद्योग में उपयोग होता है। कैसे? जो तंबाकू है उसकी जो पत्ती होती है उस पत्ती पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह जो बैक्टीरिया होते हैं तंबाकू के पत्ती का किण्वन करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको एकदम सड़ा देते हैं, किण्वन ऐसा करते हैं कि वह आपके खाने योग्य हो जाता है। तो वह जो पत्ती है, जो व्यक्ति खाता होगा खैनी, उसके खैनी में बताता है कि फला वाली खैनी बहुत स्वादिष्ट है, तो वह वही बता पाएंगे। लेकिन इसमें यह आया है कि जो बैक्टीरिया है तंबाकू की जो पत्ती होती है उस पत्तियों के स्वाद को बढ़ाते हैं और उसमें सुगंध लाते हैं। ये कैसे लाते हैं? किण्वन के द्वारा लाते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो आपकी बैक्टीरिया यूज होता है बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया है, माइकोकोकस कैंडिडेंस बैक्टीरिया है। यह जो आपकी बैक्टीरिया है तंबाकू उद्योग में उपयोग किए जाते हैं और इन्हीं की वजह से तंबाकू की पत्ती में सुगंध आता है और तंबाकू में स्वाद बढ़ता है। तो कौन सी बैक्टीरिया है? बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया है। और आपका और आपका दूसरा है जो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। और आपका बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया है, यह तंबाकू की पत्ती में स्वाद लाता है। अब जो आपका नेक्स्ट है
चाय उद्योग तो सभी लोग हैं, चाय तो सभी लोग पीते हैं, ज़्यादातर अपने भारत देश में चाय प्रेमी बहुत हैं। तो आप लोग अच्छी क्वालिटी का आप चाय पत्ती मांगते हैं कि ताज़ा वाला दीजिए, ताजमहल वाला दीजिए, ताकि आपको अच्छा टेस्ट आए। तो यह अच्छा टेस्ट कैसे आता है, इसमें भी बैक्टीरिया का बहुत ही उपयोग है, बहुत ही वो क्या बोलते हैं, बहुत ही योगदान है। तो इसमें माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया क्या करती है कि चाय में विशेष तरह की स्वाद लाती है, विशेष तरह की सुगंध लाती है। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो बैक्टीरिया है, ये माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया की वजह से चाय में एक विशेष प्रकार की सुगंध और स्वाद आती है। इसमें किण्वन के द्वारा क्यूरिन किया जाता है। इस बैक्टीरिया के उपयोग से किण्वन यानी सड़ाएगा भी, फिर उसको क्यूरिन करेगा, यानी उसके ऊपर लेप लग जाएगा। तो इस तरह से चाय में जो आपको स्वाद महसूस होता है, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस बैक्टीरिया के वजह से। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके द्वारा विटामिन का निर्माण किया जाता है, जो हमारे और आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जो विटामिन में विटामिन सी का निर्माण एस्टोबैक्टर नामक बैक्टीरिया से होता है। वहीं विटामिन सी, उसके बाद आपका विटामिन B12 यहाँ होगा। विटामिन सी का निर्माण एस्टोबैक्टर बैक्टीरिया से होता है। विटामिन B12 का निर्माण स्ट्रेप्टोमाइसीस ओलियसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। विटामिन B12 का निर्माण और विटामिन बी का निर्माण क्लोस्ट्रीडियम एस्टोब्यूटाइलिकम नामक बैक्टीरिया से होता है। क्लोस्ट्रीडियम एस्टोब्यूटाइलिकम नामक जो बैक्टीरिया है, इससे एल्कोहल और एसीटोन भी बनाया जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट यूज है बैक्टीरिया का औषध में, यानी जो आपके मेडिसिन बनते हैं, तो यह जो आपके मेडिसिन है, कुछ बैक्टीरिया का उपयोग करके मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, जो मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाएं हैं। इसका उपयोग हम लोग करते हैं रोगों से बचने के लिए। तो जो आपकी औषध में सबसे पहले एक एंटीबायोटिक तैयार किया गया था, जिसका नाम है पेनिसिलिन। जो आपका पेनिसिलिन है, यह वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक दवाई है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और यह जो प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया से इसका प्राप्त होता है। और इसके अलावा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यह भी आपकी एंटीबायोटिक है। यह आपका स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेसियस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। और इसके अलावा एक आपका लाइफसिन है, यह आपकी एक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है, जैसे आपके जो रक्त है, जो खून है, उस खून में थक्के जब बनने लगते हैं, तो थक्का को दूर करने के लिए, थक्का को गनाने के लिए, जो हमारे ब्लड में फाइब्रिन बन जाता है, जो आपका एक थक्का का रूप ले लेता है और आपकी ब्लड आपके शरीर में पूरे अच्छे से संचारित नहीं होती है, जमने लगता है। तो उस जमाव को रोकने के लिए लाइफसिन का उपयोग किया जाता है। यह लाइफसिन जो है माइक्रोकोकस ग्लूटामिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। माइक्रोकोकस ग्लूटामिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। इसे टीपीए भी कहते हैं, यानी टिश्यू प्लाज्मिक एक्टिवेटर। यानी जो आपके हमारे ब्लड में जो थक्का बनता है, जो फाइब्रिन होता है, उसे यह गला देता है। और यह गला देता है तो आपकी ब्लड जमेगा नहीं, आसानी से आपका प्रवाह होता रहेगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ बहुत सारे ऐसी बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही पाई जाती हैं, और यह शरीर के अंदर पाने रहती हैं और हमारे साथ सहजीवी जीवन व्यतीत करती हैं, यानी हमें आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो सभी मनुष्यों के शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में एक इशर्चिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होती है। यह बैक्टीरिया सहजीवी जीवन व्यतीत करता है और शरीर में ही विटामिन का निर्माण करता है। मुख्य रूप से यह जो बैक्टीरिया होती है हमारे आंत में ही पाई जाती हैं और यह विटामिन का निर्माण करती रहती हैं। लेकिन जब हमारा शरीर मर जाता है, यानी हम मर जाते हैं, तो क्या होता है, यही बैक्टीरिया क्या करती है, बैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन करने लगती है, यानी अपनी संख्या बढ़ाने लगती है और पेट फूल जाता है और धीरे धीरे शरीर को अंदर से खाने लगती हैं और शरीर को सड़ा के डिकम्पोज करने लगती हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे रोड पे जो कुत्ते वगैरह मर जाते हैं, जो जानवर मर जाते हैं, जिसे दफनाया नहीं जाता है, पहले उनका शरीर फूलता है। फूलता क्यों है? अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं, वही बैक्टीरिया शरीर को खाने लगती हैं और धीरे धीरे खाते खाते उसको सड़ाने लगती हैं, तो वह फूलने लगता है और धीरे धीरे खा जाती हैं। तो धीरे धीरे फिर एक समय आता है पिचक के और डिकम्पोज हो जाता है, यानी मृदा में मिल जाता है। आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास में बैक्टीरिया के जो आर्थिक महत्व है, इसमें जो आपके लाभदायक महत्व है, इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आया होगा।
दोस्त मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि मैं कोई पहले से मास्टर नहीं हूँ, न मैं पहले से पढ़ाता था। मेरा प्रयास है कि आप सभी लोगों को धीरे धीरे अच्छी जानकारी देने का। तो मैं बिल्कुल नया हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाता है, कोई टॉपिक मैं गलत बता देता हूँ, तो इसके लिए आप सभी लोग मुझे ज़रूर क्षमा कीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर मेरी गलती हो रही है। तो मैं आप धीरे धीरे उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। इसी तरह की क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।